कंपनीज, इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स पर रिसर्च रिपोर्ट्स कई वैल्यूएशन मेट्रिक्स का यूज करते हैं। इनमें प्राइस टू बुक रेशियो, द पीई रेशियो, प्राइस टू सेल्स और एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटडा सबसे पॉपुलर मेट्रिक्स हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक मैट्रिक्स का पर्पस मौजूदा और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बाय, सेल और होल्ड करने के बारे में बताना है। हम में से कई के लिए ये रेशियो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम उन्हें चीप कंपनीज को डिस्कवर करने की हमारी खोज में एक फिल्टर, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन या रिजेक्शन क्राइटेरिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम इन सहित 4 आम तौर पर यूज किए जाने वाले वैल्यूएशन रेशियोज की जांच करेंगे। इनमें से हर एक रेशियो का क्या मतलब और मेजर है, फॉर्मूला कहां से आता है और हर एक मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। इन पॉइंट्स को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हम एमआरएफ, हिंडाल्को, बाटा, जेके टायर्स, जोमैटो वगैरह जैसी कंपनीज के कई रियल टाइम एग्जांपल्स का यूज करेंगे। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो वैल्यू एकेडमिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेट्रिक है और बहुत सिंपली ये कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की इसके बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करता है। बुक वैल्यू मनी के उस टोटल अमाउंट को रेफर करती है जो कंपनी लिक्विडेशन के समय जनरेट कर सकती है। दूसरे शब्दों में ये कंपनी का नेट वर्थ है। एक फॉर्मूला के रूप में किसी कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी के टैंजिबल नेट एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस है। ऑल्टरनेटिवली बुक वैल्यू शेयर होल्डर की इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर को घटाने के द्वारा कंप्यूट किया जा सकता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी और प्रेफर्ड स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन कंपनी के बैलेंस शीट पर आसानी से पाई जा सकती है। चलिए एमआरएफ लिमिटेड के लेटेस्ट बैलेंस शीट को एग्जामिन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, टैंजिबल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है और बेशक शेयर होल्डर की इक्विटी है। अब बुक वैल्यू को कंप्यूट करने के 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, लेकिन आप चाहे जो भी मेथड यूज करें, जवाब मोर और लेस एक जैसा ही होना चाहिए। एमआरएफ के मामले में बुक वैल्यू 13,409 करोड़ आता है। इसे अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें तो हमें पर शेयर बुक वैल्यू मिल जाता है। इसके बाद पर शेयर करंट मार्केट प्राइस को पर शेयर बुक वैल्यू से डिवाइड करने की बात आती है और हमें कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो मिल जाता है। पीबी रेशियो की एक अच्छी बात यह है कि यह एक स्टॉक मेजर है, जिसका मतलब हुआ कि यह किसी प्राइस अर्निंग रेशियो या प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो की तरह वॉलेटाइल नहीं है। मुझे लगता है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बर्कशायर हैथवे स्टॉक है, जिसके पीई रेशियो में लगातार बिग जंप देखा जा रहा है, लेकिन उसकी प्राइस टू बुक रेशियो में उतनी तेजी नहीं देखी जा रही। इसलिए कोई भी जो एक लो टर्नओवर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की सोच रहा है, वो किसी अन्य रेशियो जो एक फ्लोइंग मेजर का यूज करता है, उसकी कंपैरिजन में पीबी रेशियो का यूज करना एक्सप्लोर कर सकता है। नेगेटिव साइड में मुझे कहना होगा कि बुक वैल्यू इन्वेस्टर्स के बीच सबसे हेटेड रेशियोज में से एक है। ओके, हेटेड कहना थोड़ा हार्श हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कई इन्वेस्टर्स ने सामने रखा है। नंबर 1, बुक वैल्यू इनटैंजिबल एसेट्स पर ध्यान नहीं देता, जो कि कुछ कंपनीज के लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर है। दूसरी बात, बुक वैल्यू मैक्सिमम एसेट्स को उनके एक्विजिशन वैल्यू पर रखता है, न कि उनके मार्केट वैल्यू पर, जिसके कारण वैल्यूएशन डिप्रेस्ड रह सकते हैं। तीसरी बात, पीबी रेशियो प्रॉफिट, सेल्स और ग्रोथ जैसी एसेंशियल्स में फैक्टर नहीं करता। और इशू नंबर 4 ये है कि बुक वैल्यू कभी कभी गुड कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस को पीनलाइज भी कर देता है। इस अंतिम पॉइंट पर आइए मान ले कि एक कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है। अब आमतौर पर इस मूव को कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल साइड पर इसका मतलब बुक वैल्यू में गिरावट होगी। अगर आप इस पर कुछ और रीडिंग करना चाहते हैं तो उन आर्टिकल्स और मटेरियल्स को देखें जिन्हें हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक किया है। खासकर बुक वैल्यू के लिए ग्राहम नंबर को जरूर पढ़ें और बुक टू मार्केट रेशियो पर जोसेफ पियोट्रोस्की के काम को भी देखें।
प्राइस अर्निंग मल्टीपल या पीई रेशियो इन्वेस्टर्स के बीच सबसे पॉपुलर वैल्यूएशन टूल है। ये रेशियो किसी कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके पर शेयर अर्निंग के रिलेटिव मेजर करता है, जो ये कहने का दूसरा तरीका है कि ₹1 के प्रॉफिट के लिए मुझे कितना पे करने की जरूरत है। इसलिए उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी के एक शेयर की कीमत ₹200 है और इसने पर शेयर ₹8 का नेट प्रॉफिट कमाया है, तो पीई रेशियो ₹25 होता है। अब जबकि एक पीई रेशियो सरफेस पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है, अर्निंग्स नंबर को कई तरीकों से डिराइव किया जा सकता है। आइए इसे बाटा इंडिया के द्वारा बेहतर तरीके से समझें। तो न्यूमरेटर सुपर क्लियर है। बाटा इंडिया का एक शेयर करंटली ₹2060 पर ट्रेड करता है, तो वो हमारा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर वो जगह है जहां हम अर्निंग्स को प्लग इन करते हैं। जो माने या ना माने 4 अलग अलग डेरिवेशंस ले सकते हैं। पहली पिछले कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स है, जो कि एनुअल रिपोर्ट या कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पाई जाती है। बाटा इंडिया के मामले में ये नंबर -89 करोड़ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -6.95 पर शेयर की अर्निंग्स देती है। तो 2060 को -6.95 से डिवाइड करने पर हमें -296 का पीई रेशियो मिलता है। अर्निंग्स अप्लाई करने का एक दूसरा तरीका इसे एक 12 महीने के ट्रेलिंग बेसिस यानी पिछले 4 क्वार्टर्स में अर्न नेट प्रॉफिट्स कंप्यूट करने के द्वारा है। बाटा इंडिया के मामले में कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर्स में 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया, जो ₹1.82 के ईपीएस के बराबर है। तो 2060 को 1.82 से डिवाइड करने पर हमें 1131 का पीई रेशियो मिलता है। एक तीसरा तरीका यह है कि इक्विटी एनालिस्ट जो हमें बताते हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। आप देखें कि बाटा इंडिया को कई एनालिस्ट्स द्वारा कवर किया गया है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और नेट प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करते हैं, जो कंपनी एक क्वार्टर, एक साल या कई वर्षों में डिलीवर कर सकती है। अब हमने इनमें से कुछ रिपोर्ट को एग्जामिन किया है और हमने पाया कि बाटा इंडिया ₹17 के ईपीएस के साथ फाइनेंशियल ईयर 22 क्लोज करेगी। ये हमें 120 का पीई रेशियो प्रेजेंट करता है और इसे आमतौर पर हम एक फॉरवर्ड पीई रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्शन है कि भविष्य में अर्निंग्स क्या हो सकती हैं। और अर्निंग्स को एस्टिमेट करने का चौथा अप्रोच इसके एवरेजिंग द्वारा है, जिसे 4 से 5 सालों में किया जाता है, जिससे कि किसी साइक्लिसिटी या कोविड महामारी जैसी सरप्राइजिंग इंसिडेंट्स को दूर किया जा सके। अब बाटा इंडिया का कई सालों से अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसका स्टेडी स्टेट अर्निंग्स एवरेज ₹22 पर शेयर आता है। तो 2060 को 22 से डिवाइड करने पर हमें 93 का पीई रेशियो मिलता है। एक इन्वेस्टर के नजरिए से आपको पीई रेशियो के टाइप के बारे में अवेयर रहने की जरूरत है, जिसे आगे डिस्कस किया जा रहा है। उस पार्ट पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फैसले लेने में एक बड़ा अंतर ला सकती है, जैसा कि हमने बाटा के मामले में देखा, जहां 4 डिफरेंट अप्रोच ने हमें ड्रास्टिकली 4 डिफरेंट पीई रेशियो दिए। पॉजिटिव साइड पर इसका पीई रेशियो समझना बहुत आसान है। ये प्रॉफिटेबिलिटी में फैक्टर करता है, जो मैक्सिमम कंपनीज की वैल्यूइंग के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट वे है। और तीसरी बात, पीई मल्टीपल एक कंपनी की अपने स्वयं के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या उसी इंडस्ट्री या सेक्टर के भीतर अन्य कंपनीज के साथ कंपैरिजन करने के लिए एक एक्सीलेंट रिलेटिव मेजर है। और जहां तक नेगेटिव्स का सवाल है, तो पीई रेशियो को प्लेग करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा अर्निंग्स का पोटेंशियल मैनिपुलेशन है। असल में हमने अपने चैनल पर इस बारे में चर्चा की थी, जहां हमने दिखाया था कि किस प्रकार कंपनीज अपने खर्च छुपाती है और क्रिएटिव अकाउंटिंग टेक्निक्स का यूज करने के जरिए अपने अर्निंग्स को बूस्ट करती है। अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, तो उन्हें अपने वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। पीई रेशियो के साथ एक दूसरा इशू यह है कि कभी कभी ये बिजनेस के ट्रू वर्थ को छुपाती है। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन कई सालों तक उन कंपनीज में से एक थी जिन्होंने कभी कोई अर्निंग्स रजिस्टर नहीं की थी, जिसका मतलब ये हुआ कि प्योरेस्ट वैल्यू इन्वेस्टर्स लगभग हमेशा खुद को इसके स्टॉक से दूर रखेंगे। लेकिन अमेजॉन ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिहाज से जो नहीं शो किया, वो ये था कि फ्यूचर ग्रोथ इंजन में उन प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने के द्वारा कहीं अधिक कॉम्पनसेटेड हुआ,
जिसने कंपनी के लिए, इसके स्टॉक के लिए वंडर्स किए। पीई रेशियो के साथ एक तीसरी नेगेटिव बात मिसलीडिंग इंप्रेशन है, जो ये खासकर साइक्लिकल स्टॉक्स के मामले में देती है। एग्जाम्पल के लिए, पिछले 16 वर्षों में हिंडाल्को के शेयर प्राइस की जांच हमें अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स के कई पीरियड शो करती है। अब हम इसके टॉप पर पीई रेशियो को लेयर करते हैं। आप क्लियरली प्राइस और अर्निंग्स के बीच डिकोटमी देख सकते हैं। अब इस प्राइस में पीई मल्टीपल का रेंज 3.7 के लो से 64 के हाई तक रहता है। अब आमतौर पर बुल साइकिल्स के दौरान यह देखा जाता है कि कंपनी की अर्निंग्स प्राइस में बढ़ोतरी की कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करती है, जो असल में पीई रेशियो को नीचे ले जाता है। राइजिंग फिर भी रिलेटिवली लो पीई रेशियो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिना यह समझे हुए कि इस साइकिल के अगले कुछ महीनों में टेपर होने की संभावना है, एक इंसेंटिव के रूप में काम करता है। इसका रिजल्ट इन इन्वेस्टर के लिए हाई पीई रेशियो के साथ एक्सपेंसिव स्टॉक के साथ स्टक हो जाने के रूप में आता है, जो मोर ऑफन नेगेटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज करते समय आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। और यहां एक रेकमेंडेड रीडिंग पीटर लिंच की पीईजी रेशियो की है, जो पीई रेशियो और अर्निंग रेशियो के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है, जो इन्वेस्टर को ज्यादा कंप्लीट स्टोरी प्रोवाइड कर सकता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो किसी कंपनी के टॉप लाइन रेवेन्यू के कंपैरिजन में उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को मेजर करता है। यह बहुत कुछ वैसा है जैसा हमने पीई रेशियो के साथ देखा, जिसमें किसी कंपनी के रेवेन्यू को कई तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। रेवेन्यू का मतलब है एक कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का सेल्स, या पिछले 4 क्वार्टर्स का सेल्स, या अगले 4 क्वार्टर्स का प्रोजेक्टेड सेल्स, या बिजनेस साइकिल को स्मूदन आउट करने के लिए कई सालों के एवरेज सेल्स का कैलकुलेशन का यूज भी किया जा सकता है। अब जैसा कि उम्मीद की गई थी, डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज की अपनी खुद की एंकरिंग है कि एक अच्छा पीई रेशियो क्या होना चाहिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में पीई रेशियो एक रिलेटिव मेजर बन जाता है। असल में हमने 2 कंपनीज को पाया जो लगभग सेम मार्केट कैप के साथ सेम एनर्जी सेक्टर्स के भीतर ऑपरेट करती है, लेकिन ये 2 कंपनीज अपने प्राइस टू सेल्स रेशियो के ऑपोजिट एंड्स पर थीं। तो कोई कैसे प्राइस टू सेल्स रेशियो को इफेक्टिव यूज कर सकता है? पहली बात तो यह है कि यह रेशियो ग्रोथ स्टॉक को इवैल्यूएट करते समय बहुत इफेक्टिव हो सकता है। डेफिनेशन के अनुसार ग्रोथ स्टॉक्स वो होता है जो सेल्स और मार्केट शेयर फ्रंट पर काफी प्रॉमिसिंग होता है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट या मिनिमल प्रॉफिट्स भी शो नहीं कर पाया है। आप जोमैटो, पीबी फिनटेक, नायका जैसों को जानते हैं, और ऐसी बहुत सी कंपनीज और आने वाली हैं। इसलिए उनके पीई रेशियो की समझ तब तक एक वायबल प्रॉक्सी हो सकती है जब तक कि ये कंपनियां सफिशिएंट प्रॉफिट्स जनरेट करना स्टार्ट नहीं कर देती, जो अभी भी कुछ क्वार्टर दूर की बात हो सकती है। दूसरी बात, प्राइस टू सेल्स रेशियो उस वक्त हैंडी होती है जब साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में कंपनीज की जांच की जाती है, खासकर ऐसे सालों में जब कोई प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं करती। पीएस रेशियो का यूज करने के द्वारा इन्वेस्टर उनके सेल्स ग्रोथ मोमेंटम के लिए इन कंपनीज को ग्रेड करना जारी रखती हैं, जबकि उनके प्रॉफिट को कंपैरेबल ग्रोथ शो करने के लिए कुछ और क्वार्टर लग जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए तो प्राइस टू सेल्स रेशियो मैनिपुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। लेकिन नेगेटिव साइड पर सेल्स प्रॉफिट का एक कमजोर ऑल्टरनेटिव है, और इसलिए पीएस रेशियो हमेशा ही ज्यादातर कंपनीज और सेक्टर्स के लिए पीई रेशियो का सेकेंडरी ही बना रहेगा। प्राइस टू सेल्स रेशियो के साथ एक दूसरा इशू यह है कि यह कंपनी के बैलेंस शीट पर लेवल ऑफ डेट पर कंसिडर नहीं करता। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। तो हमारे पास 2 कंपनीज हैं, और ऑन द फेस ऑफ इट कंपनी बी के पास प्राइस टू सेल्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। याद रखें, पीएस रेशियो जितना कम होगा ये उतना ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही हम उस डेट में फैक्टर करते हैं जो कंपनी बी होल्ड करती है, एक ज्यादा क्लियर पिक्चर उभरनी शुरू हो जाती है। आप देखें कि यहां हो क्या रहा है कि कंपनी बी अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए लोन का इस्तेमाल करती रही है, और इसके द्वारा एक बेहतर वर्ड की कमी की वजह से चीप सेल्स जनरेट कर रही है।
ये एक ऐसी चीज है जिससे इन्वेस्टर को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक लो प्राइस टू सेल्स रेशियो को अक्सर उन कंपनीज में देखा जाता है जो डेट से लदी रहती हैं और उनमें से कुछ अक्सर बैंक्रप्सी के कगार पर भी रहती हैं। इसलिए जहां कंपनी बी गर्व से लो पीएस रेशियो टैग पहनती है, समस्याएं कहीं और रहती हैं। और इस मामले में समस्या वो भारी कर्ज है जो इस कंपनी ने ले रखा है। अगर आप प्राइस टू सेल्स रेशियो के बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो जेम्स ओशॉनसी द्वारा लिखी हुई बुक व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट जरूर चेकआउट कर लें, जो कि प्राइस टू सेल्स रेशियो को सिंगल बेस्ट वैल्यू फैक्टर मानने के सपोर्ट में है। चौथा और अंतिम वैल्यूएशन रेशियो ईवी टू एबिडा रेशियो है, जहां ईवी एंटरप्राइज वैल्यू के लिए स्टैंड करता है और एबिडा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के लिए स्टैंड करता है। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह मान लेना है कि आप एक प्राइवेट बायर हैं और एक पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं। तो मान ले कि आप टायर बिजनेस में उतरना चाहते हैं और जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज को खरीदने की इच्छुक हैं। अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय जेके टायर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,323 करोड़ रुपए का था, जिसका मतलब यह हुआ कि आप इस अमाउंट में कंपनी का 100% इक्विटी खरीद सकते हैं। लेकिन फिर जेके टायर पर काफी कर्ज भी है, लगभग 4,657 करोड़ का। तो शॉर्ट में जेके टायर को इंडिस्प्यूटेबली 100% ओन करने के लिए आपको 100% शेयर्स की खरीद करनी होगी और 100% कर्ज को चुकाना होगा, जो कंबाइनली 7,980 करोड़ रुपए का आउटफ्लो होता है। लेकिन रुके, कंपनी के पास बैंक में कुछ पैसे हैं जिसे हम लूजली कैश के रूप में कैटेगराइज करेंगे। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिए हर पैसा मायने रखता है और ये पैसा 174 करोड़ है, जिसे आपके एक्विजिशन वैल्यू से घटाया जा सकता है। इसलिए पूरी कंपनी को खरीदने के लिए आपको जरूरत होगी 3,323 करोड़ के मार्केट कैप को पे करने की, साथ ही 4,657 करोड़ के डेट्स को भी पे करने की और उस कैश को माइनस करने की जो पहले ही 174 करोड़ है, जो आपको 7,806 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू देता है। तो वो हमारा न्यूमरेटर है। और जहां तक एबिडा का सवाल है तो ये उतना ही आसान है जितना कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से उस नंबर को पिक करना जो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के लिए 1,349 करोड़ रुपए होता है। इसलिए ईवी अपॉन एबिडा हमें ईवी एबिडा रेशियो देता है, जो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के लिए 5.8 आता है। अब एक जनरल रूल के रूप में अपने कैटेगरी पीयर्स के भीतर एक लो ईवी एबिडा मल्टीपल का मतलब होता है एक पोटेंशियली अंडरवैल्यूड कंपनी। इन वर्षों में इस रेशियो ने काफी फॉलोइंग बिल्डअप किया है और कई सफल इन्वेस्टर ईवी टू एबिडा रेशियो को अपना फेवरेट वैल्यूएशन मेट्रिक बताते हैं। पॉजिटिव के लिहाज से ईवी टू एबिडा में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पूरी तरह यानी इक्विटी पार्ट और डेट पार्ट भी शामिल है। रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यूज करता है जो बिजनेस का कोर है और मैनिपुलेट करने में बहुत डिफिकल्ट भी होता है। और तीसरी बात, ईवी टू ईबिडा रेशियो अन्य सभी वैल्यूएशन रेशियो की कंपैरिजन में कई स्टडीज में सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग मेट्रिक साबित हुआ है। नेगेटिव साइड पर यह रेशियो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करता है, जो कि उन कंपनीज के लिए सही अप्रोच नहीं हो सकता जिनके बुक्स में एसेट की लार्ज वैल्यू है। फिर भी इस सब्जेक्ट में गहराई से जाने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मैं आपको टोबायस कार्लाइल की द एक्वायरर्स मल्टीपल की एक कॉपी पिक करने की सलाह दूंगा। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ और रीडिंग और वीडियो मटेरियल मेंशन किया है, इसलिए इसे देखना न भूलें। इस वीडियो में हमने 4 पॉपुलर वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर गौर किया, कैसे उन्हें कैलकुलेट किया जाता है, आप उन्हें कहां पा सकते हैं। हमने कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखे, प्रत्येक रेशियो के लिए कुछ पॉजिटिव तथा नेगेटिव देखे। ज्यादातर इन्वेस्टर इनमें से कम एक रेशियो का यूज करते हैं और उनमें एक बड़ी संख्या 2 या अधिक रेशियो को कंबाइन करके कंपोजिट तरीके से उनका यूज करती है। बड़ी संख्या 2 या अधिक रेशियो को कंबाइन करके कंपोजिट तरीके से उनका यूज करती है।
एग्जाम्पल के लिए आप उन कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं जिनका प्राइस टू बुक 2 से कम है और पीई रेशियो 15 से कम है। इसी तरह कोई और व्यक्ति 10 से कम ईवी टू ईबिटडा का यूज अपने प्राइमरी फिल्टर के रूप में कर सकता है, जिसमें गुड मेजर के लिए प्राइस टू सेल्स रेशियो 5 से कम ऐड किया गया हो। इंसिडेंटली ऐसे कई ऑनलाइन स्क्रीनर्स हैं जो आपके लिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, इन फिल्टर्स के साथ क्रेजी ना हो जाएं। मेरा मतलब यह है कि मल्टी वेरिएबल क्राइटेरिया क्रिएट करने के दौरान प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ मैट्रिक्स अलग अलग समय पर फेवर में रहेंगे या फेवर से बाहर भी हो जाएंगे। और अगर आप स्क्रीनिंग के समय उनमें से सभी को यूज करते हैं तो पहला, आपको कंपनीज की एक वर्केबल लिस्ट पाने में कठिनाई होगी, और दूसरा, पॉजिटिव्स और नेगेटिव इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर सकते हैं और लास्ट में आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसे अप्रोच करने में थोड़ा और प्रैग्मैटिक बने, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये रेशियो और इनकी प्रॉपर समझ आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और इस नॉलेज को अच्छा इस्तेमाल करेंगे। कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.